Welcome to the lecture series of operating systems. My name is सैयद अली जामिन और ये YouTube का चैनल है जिसके ऊपर ये सारे लेक्चर YouTube के जो अवेलेबल होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये Facebook का पेज है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस पे पूछ सकते हैं और इस पे सारे मैं लिंक शेयर करता हूँ। जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड होता है उसका लिंक मैं इस Facebook के पेज पे शेयर करता हूँ। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एसेंशियल्स। और लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जिसका सेकंड पार्ट हमने देखा था। इस चैप्टर को मैंने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट जो लेक्चर हुआ है इससे पहले वीडियो लेक्चर, उसका ये जो लिंक है वो आपको इधर अभी मिल जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लें। आज जो डिस्कस करेंगे हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे वीडियो का। ठीक है, तो अच्छा जी, जो आज अपने टॉपिक डिस्कस करने हैं इस वीडियो लेक्चर में वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का बेसिक हमने अभी आइडिया लेने क्या होता है, डिटेल में हम इसको बाद में देखेंगे। इसके अलावा हमने देखने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, सिस्टम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर क्या होता है और क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में बस ये 2-3 टॉपिक्स जो हैं इनको ब्रीफली हम देखेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये होता है कि नॉर्मली जो है सीपीयू में अगर आपने कोई डाटा किसी इनपुट आउटपुट को कोई डाटा चाहिए मेमोरी से, तो वो सबसे पहले क्या करता है, इनपुट आउटपुट सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, कि मुझे फ़लाँ डाटा या मेमोरीज में से ये वाला डाटा चाहिए। ठीक है, तो सीपीयू फिर मेमोरी से डाटा फैच करता है। ठीक है, और बाद में सीपीयू जो है ना वो इनपुट आउटपुट को डाटा देता है। तो इस तरह लगते हैं 2 साइकिल्स, यानी एक आपने रिक्वेस्ट भेजी सीपीयू को, फिर सीपीयू ने मेमोरी को कहा कि जी ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर दो। तो इसमें लग जाते हैं 2 साइकिल्स। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम से जैसे पता चल रहा है कि मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना है। हमने सीपीयू को बताए बगैर, यानी सीपीयू को बताए बगैर हमने इनपुट आउटपुट ने डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर देना है। इससे हमारा एक साइकिल सेव हो जाता है, एक साइकिल सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये होता किस तरह है, इसका क्या फ़ायदा है, ये अभी हम देखते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये लिखी हुई हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं कि ये डीएमए जो कंट्रोलर है ये बेसिकली वर्क किस तरह करता है। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक इनपुट आउटपुट वाला, एक मेमोरी होती है, एक सीपीयू होता है। तो अभी हम सपोज करें कि हमारे पास मेमोरी है और सीपीयू है। अब इनपुट आउटपुट ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे मेमोरी में से डाटा चाहिए, तो क्या होगा, तो ये होता है कि सबसे पहले जो मेमोरी है ना वो एक दफ़ा सिर्फ रिक्वेस्ट कर देती है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू कहता है डीएमए कंट्रोलर को, यानी इस सीपीयू के पास रिक्वेस्ट आई, सीपीयू चला गया, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शंस दे दी डीएमए कंट्रोलर को। अब हमारे पास कंट्रोल किसके पास है, डीएमए कंट्रोलर के पास। डीएमए कंट्रोलर के पास एक तो रजिस्टर का ये होता है, इसके अलावा उसके पास काउंटर होता है और इसके अलावा उसके पास कमांड वाला होता है। रजिस्टर में जो है वो एड्रेसेस स्टोर होते हैं। काउंटर जो है वो काउंट करता है कि कितना डाटा जो है वो रीड हो गया है। और कमांड जो है वो इंटरप्ट जनरेट करता है, यानी ये जो कमांड वाला है ये इंटरप्ट जनरेट करके देता है सीपीयू को कि ये बता देता है कि हमने डाटा रीड कर लिया है या डाटा रीड करना स्टार्ट किया, डाटा को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया या
ख़त्म कर दिया, तो वो काउंटर पे डिपेंड करता है, यानी काउंटर बताता है कि फॉर एग्जांपल 1 2, अगर एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 1 2 3 की, फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 को एक्सेस करना है, तो काउंटर ने काउंट में लिख लिया 3। जब 1 एक्सेस हो गया तो काउंटर की क्या वैल्यू हो जाएगी 2। जब 2 एक्सेस हो गया तो काउंटर की क्या वैल्यू हो जाएगी 1। जब 3 भी एक्सेस हो गया तो काउंटर की वैल्यू 0 होगी। जब काउंटर की वैल्यू 0 होती है तो कमांड जनरेट होती है, वो सीपीयू को बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है, एक्नॉलेज कर देता है कि हमने डाटा रीड कर लिया हुआ है। चलें अभी हम देखते हैं कि ये बेसिकली वर्क क्या करता है। ये मैं आपको वैसे बताने लग गया था। अच्छा, अब सीपीयू ने डीएमए को कंट्रोल दिया हुआ था। अब डीएमए कंट्रोलर ने जो है वो बफर को कहना है कि इस ड्राइव में से जो डाटा है वो बफर में स्टोर कर लो। बफर क्या करता है, टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करता है। अब देखें कि अब हमने मेमोरी से डाटा रीड करना है, तो दोबारा नहीं, बार बार नहीं ऐसे होना कि हम इसी तरह सीपीयू के पास जाएंगे, सीपीयू फिर मेमोरी के पास जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्या होगा कि अभी हम कहाँ पहुँचे थे, कि अभी हम मेमोरी के पास पहुँच गए थे बफर से। अब बफर मेमोरी ने क्या करना है, बफर पे डाटा लोड करते जाना है। ठीक है, जब एक दफ़ा डाटा लोड हो गया तो बफर ने बताना है कंट्रोलर को कि एक डाटा, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा अगर 1 2 3 लिख देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल इधर 1 2 और 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेमोरी से जो है ना डाटा, वो 1 आ गया बफर के ऊपर। ठीक है, अब बफर ने कंट्रोलर को कहा कि -1 कर दो। ठीक है, -1 कर दिया। अगर काउंटर पे 3 था तो -1 हो गया, अब काउंटर पे 2 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी क्योंकि काउंटर की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो दोबारा ये प्रोसेस होगा कि मेमोरी से जो अगला एड्रेस है जो भी, यानी वो 2 है, वो बफर के पास आ जाएगा। इसी तरह अगले काउंटर पे, और वो काउंटर इसको बता देगा कि माइनस कर दो। ठीक है, काउंटर की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। अब जो 3 है वो इस बफर पे आएगा। जब 3 भी आ जाएगा तो ये बफर जो है काउंटर की वैल्यू को -1 करेगा, तो जब 3 काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमने यानी जो सारा डाटा मेमोरी पे पड़ा हुआ था वो बफर में स्टोर कर लिया, और हम बफर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। अब हम सीपीयू के पास नहीं जा रहे। तो अब क्या हो रहा है, जब काउंटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है, ये जो कमांड है, ये इंटरप्ट जनरेट कर देती है सीपीयू को, और सीपीयू को बता देती है कि हमने जो सारा डाटा था वो रीड कर लिया। इसको मैं दोबारा आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं लगी तो एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेमोरी में मैं सपोज कर रहा हूँ कि 3 2 1 ये कोई 2 3 नंबर पड़े हुए हैं, इन सब के अपने एड्रेस होते हैं मेमोरी में, यानी 3 किसी एक एड्रेस पे पड़ा है, 2 किसी और एड्रेस पे पड़ा है, 1 किसी और एड्रेस पे पड़ा हुआ है। अब नॉर्मल जो विदाउट डीएमए जब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वो ये होता है कि सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो सीपीयू को रिक्वेस्ट करती है, सीपीयू मेमोरी के पास जाता है। ठीक है, मेमोरी से 3 जो है वो रीड करके हमारी ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को 3 मिल जाएगा। ये एक साइकिल हो गया। फिर जब हमें 2 चाहिए तो फिर दोबारा हम रिक्वेस्ट इसके पास आएगी, फिर सीपीयू जाएगा यहाँ, और यहाँ से हमें 2 ला के दे देगा। ठीक है, अब यानी सीपीयू इस टाइम में कोई भी ऐसा हो सकता है प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जब भी हमने डाटा रीड करना है हम बार बार सीपीयू के पास जाते हैं, तो सीपीयू को बार बार इंटरप्ट करते हैं। वो अपना जो मेन कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको रोक के हमारे लिए स्पेशल मेमोरी के पास जाके उससे डाटा रीड करवा के हमें देता है। इसी तरह जब हमने 1 को करना होगा तो सीपीयू फिर दोबारा जाएगा मेमोरी के पास, मेमोरी से हम डाटा जो है वो रीड करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो देखें इसमें हमने सीपीयू को 3 दफ़ा जो है रिक्वेस्ट की, और सीपीयू ने 3 दफ़ा रुक के अपना मेन प्रोग्राम रोक के हमारा टास्क परफॉर्म किया। लेकिन जब हम डीएमए कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो हमने एक ही दफ़ा सीपीयू से रिक्वेस्ट की कि हमें 3 2 1 ये वाला डाटा चाहिए। तो सीपीयू ने कहा अच्छा चलें,
आप डीएमए कंट्रोलर के पास चले जाएं, डीएमए कंट्रोलर खुद ही देख लेगा। आपने उसको सिर्फ सीपीयू को एक दफ़ा बताया, डीएमए कंट्रोलर ने कहा कि अच्छा कंट्रोलर की वैल्यू काउंटर की वैल्यू मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास एड्रेस पड़े हुए हैं कि 3 किधर है, 2 किधर है और 1 किधर है, ये ए के ऊपर। और कमांड से वो सिर्फ इंटरप्ट जनरेट कर देगा जब सारा डाटा रीड हो जाएगा। अब ये चला गया बफर के पास, बफर से इसने कहा कि ड्राइव से जो भी डाटा है वो तुम एक दफ़ा रीड करके रख लो, या ड्राइव पे डाटा भेजना है तो वहाँ भेज देना। अब जो है यहाँ से डाटा बफर क्या करेगा, बफर यहाँ से जाएगा 3 फॉर एग्जांपल सबसे रीड करके इधर रख दिया। अब 3 को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब एक डाटा रीड कर लिया है, अब ये जाएगा काउंटर के पास, काउंटर पे यहाँ 3 था तो 2 कर देगा, ठीक है। यहाँ से नया एड्रेस पिक करेगा, यहाँ से फिर नए एड्रेस से पता चला 2 रीड करना है तो 2 भी आ गया बफर में, इसको भी हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये दोबारा काउंटर जाएगा कंट्रोल जाएगा काउंटर के पास और इसको कर देगा 1। अब दोबारा हम यहाँ गए, हमने 1 रीड कर लिया, 1 बफर पे लोड हो गया, ये दोबारा इसके पास गया, काउंटर ने वैल्यू कर दी 0। जब काउंटर की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से जो कमांड है ना ये इंटरप्ट जनरेट कर देगी और सीपीयू को बता देगी कि सारा डाटा हमने जो भी है मेमोरी से डाटा रीड कर लिया है, एक्सेस कर लिया है, तो ये डीएमए हो गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इस टाइम में हमने सीपीयू को सिर्फ एक दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी थी, 3 दफ़ा नहीं भेजी थी। तो सीपीयू को जितना हम उसका मेन प्रोसेस चल रहा होता है उसकी बजाय मतलब वो ना मेन प्रोसेस जो उसके चल रहे हैं वो चलते रहे, हम सीपीयू को इंटरप्ट किए बगैर ही हमने टास्क को परफॉर्म कर लिया है, तो इसको कहते हैं डीएमए। ये डीएमए का एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये जब आप किसी जॉब वगैरह में भी जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, किसी एमसीक्यूज में भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। अच्छा, अगर मैं असेंबली लैंग्वेज में लिखूं, ये ऐड, ये मैं ऐड लिखा, ये मैंने लिखा सी, ये लिखा ए बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ऐड जो है ये ऑपरेंड है, ये बताता है कि ऐड क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ऐड मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिखते हैं। सी का मतलब होता है कि इसके अंदर स्टोर करना है, स्टोर क्या करना है, ए और बी को ऐड करके, ए और बी को ऐड करके सी में स्टोर करना है। और ऐड हमें किस तरह पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है। तो अब हम देखते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो होता है वो ये कहता है कि फर्स्ट फैचेस एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी अगर आपने ये कोई इंस्ट्रक्शन दी है, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये पहले इस पूरी इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, इस पूरी इंस्ट्रक्शन को वो क्या करेगा, फैच करेगा, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन को फैच करके उसने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर लिया। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक इस तरह का रजिस्टर होता है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। अभी तो हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है ना ऐड की, हम मल्टीप्लाई की दे सकते थे, हम और भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोई बहुत सारी एक टाइम में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो सारी होती हैं, वो एक इंस्ट्रक्शन टेबल में स्टोर होती हैं। अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब उसने यहाँ इंस्ट्रक्शन टेबल बना हुआ है, रजिस्टर जिसे कहते हैं वहाँ स्टोर किया हुआ है। फिर क्या होता है जब उस इंस्ट्रक्शन की बारी आती है, अब ये तो नहीं है कि फ़ौरन ही आपके इंस्ट्रक्शन पे काम होना शुरू हो जाता है, और भी इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं। जब आपकी इंस्ट्रक्शन इस वाली इंस्ट्रक्शन की बारी आती है तो वो उसको करती है डिकोड। डिकोड का मतलब वो देखती है कि ये इंस्ट्रक्शन का भाई मतलब क्या है, ये ऐड CAB का मतलब क्या है। तो वो सबसे पहले देखती है ऐड, ADD है। अब उसको ऐड का नहीं पता होता, बल्कि ऐड के अगेंस्ट उसने कोई सीक्वेंस स्टोर किया होता है, फॉर एग्जांपल 65 कोई नंबर स्टोर किया होता है। अब उस नंबर से उसे पता चलता है कि अच्छा ये ऐड का, इसका मतलब है कि ये ऐड करना चाह रहा है। ऐड किसको करना चाह रहा है, ए और बी को, और स्टोर करवाना चाह रहा है सी में, तो ये उसने डिकोड कर लिया। तो ये डिकोड किया जाता है जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है फ्रॉम मेमोरी, और स्टोर उसको करता है इंटरनल रजिस्टर में। और ये जो इंस्ट्रक्शंस जो आपने दी होती हैं उसको प्रोसेस करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्टोर कर लेता है।
इंटरनल रजिस्टर में और फिर आपको दोबारा वापस कर देता है। यानी इसका जो रिज़ल्ट है ए और बी का, जो भी रिज़ल्ट सी में आएगा तो आपको रिटर्न सी में मिलेगा, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जो कोई आंसर होगा। यानी अगर इधर 1 और 2 आपने ऐड कराया है तो सी में जो है वो 3 स्टोर हो जाएगा और 3 आपको रिटर्न होगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर किस तरह का होता है। यानी उसमें इंस्ट्रक्शंस पहले फेच होती हैं, डिकोड होती हैं, फिर एग्जीक्यूट होती हैं और फिर आपको स्टोर हो के डाटा दोबारा मेमोरी में मिलता है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे डीएमए। तो अगर डीएमए के बगैर हम करें तो मेमोरी किसके पास जाती है? सीपीयू के पास। फिर सीपीयू से आपकी जो डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसमें डाटा जाता है। अगर हम डीएमए यूज़ करें तो मेमोरी डायरेक्टली आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, पल्स वेव मॉड्यूलेटर वगैरह, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये यूज़ कर सकती हैं डायरेक्टली मेमोरी को विदाउट सीपीयू को इंटरप्ट किए, इंटरफेयर किए बगैर। तो ये डीएमए का फ़ायदा होता है। अगेन डीएमए की एक और एग्जांपल यही है कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो डीएमए यूज़ करते हैं। ये हमारी मेमोरी है, तो ये डिवाइस है, वो डिवाइस जो है वो डायरेक्टली डाटा फेच कर रही होती है। सिर्फ एक दफ़ा, जैसे मैंने बताया था, इंटरप्ट जनरेट करती है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू से भी डाटा ले सकते हैं, सीपीयू से इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो एक दफ़ा करते हैं, वो इसको फिर कह देता है मेमोरी को, और मेमोरी जो है वो डाटा देना शुरू कर देती है डिवाइस को। ठीक है, डाटा आपको दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं, विदाउट डीएमए भी और डीएमए के साथ भी। तो ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है वो हम देखते हैं कि एक मल्टी प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर जो आपको पता है, प्रोसेसर्स होते हैं, जब उनको ज़्यादा को कंबाइन कर दें, दो को कर दें, तो वो मल्टी प्रोसेसर्स बन जाते हैं। जो पहले मोबाइल्स वगैरह आते थे उनमें एक ही प्रोसेसर लगा होता था। अब आप जब लेते हैं तो उसमें कहते नहीं है क्वाड कोर है, ड्यूल कोर है, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोसेसर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई है, प्रोसेसर्स का नंबर ज़्यादा हो गया। अब प्रोसेसर्स जो हैं वो पैरेलल सिस्टम्स भी उन्हें कहते हैं। पैरेलल का मतलब है कि वो दोनों काम कर रहे होते हैं। पहले एक ही कर रहा होता था, अब पैरेलल सिस्टम्स आ गई हैं। वो टाइटली कपल्ड सिस्टम्स भी उन्हें कह सकते हैं। एडवांटेजेस जो हैं उसके वो ये हैं कि थ्रोपुट जो है, यानी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो गई है, थ्रोपुट ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है। अगर एक प्रोसेसर काम नहीं सही कर रहा तो वो फॉल्ट टॉलरेंस हो जाती है उससे, और आपका टास्क जो भी आपने प्रोसेस चलाया होता है वो जल्दी परफॉर्म हो जाता है। अच्छा, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को एसिमेट्रिक कहते हैं और एक को सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है उसमें हर प्रोसेसर जो है ना वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन एसिमेट्रिक में हर प्रोसेस को ना कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन किया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये दो प्रोसेसर्स हैं और हमारा कोई प्रोसेस आ गया है, और प्रोसेस जो है यहाँ आप कह लें कि आप दो प्रोसेस आ गए हैं। अब अगर एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होगी तो ये जो दो प्रोसेस हैं, अगर इसको टास्क असाइन किया हुआ है ए और इसको असाइन किया हुआ है बी, यानी एक प्रोसेस का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो हमेशा जब भी टास्क बी आएगा वो इस प्रोसेस पे चलेगा, प्रोसेसर पे, और जब भी प्रोसेस ए आएगा वो हमेशा ए प्रोसेसर पे चलेगा, यानी वो इस पे चलेगा। ये डेडिकेटेड हो गया, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक ये होता है कि फॉर एग्जांपल ए टास्क आया, लेकिन पहले ए टास्क आया और वो सेकंड प्रोसेसर पे चलना शुरू हो गया, और बी टास्क आया वो इस पे चलना शुरू हो गया, और सी टास्क आया उसने कोई वेट किया कि कौन सा प्रोसेस पहले फ्री होता है मैं उस पर चल एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाऊंगा। तो इस तरह यानी कोई डिफाइंड नहीं होता, फिक्स नहीं किया होता कि इस प्रोसेसर ने बस इस यही जो असाइंड टास्क है ना इन्हीं को परफॉर्म करना है। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, अब हम देख रहे ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह का होता है कि यानी सब
एक मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं सारे, और सारे ही जो है ना सारे सीपीयूज वो काम कर रहे होते हैं। अब सीपीयू में आपको पता है मेमोरी यूनिट्स दो होते हैं, एक रजिस्टर होता है और एक कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी के फर्दर लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ड्यूल कोर का आप सुनते रहते हैं या मल्टी कोर का, उसका ये मतलब होता है कि एक ये कोर है, तो इस के ऊपर दो सीपीयू लगे हुए हैं। दो सीपीयू का मतलब ड्यूल कोर है, तो दो सीपीयू काम कर रहे हैं। एक चैसी है जिसके ऊपर मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल सिस्टम्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्लस्टर्ड सिस्टम्स भी होते हैं। क्लस्टर्ड सिस्टम्स वो होते हैं कि मल्टी प्रोसेसर होते हैं, यानी मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। ये मल्टीपल सिस्टम का आप इस तरह कह लें कि आप दो तीन लोग जो है ना वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तीन डिफरेंट कंप्यूटर लैब्स में यूज़ कर रहे हैं ये कंप्यूटर्स हैं। और इधर एक शेयर्ड स्टोरेज डिवाइस पड़ी हुई है, ये स्टोरेज डिवाइस है, और ये कंप्यूटर्स पड़े हैं तीन। तो ये जो तीन है ना ये सब ने इस स्टोरेज डिवाइस को शेयर किया हुआ है। तो ये जो एक सिस्टम बन गया ना इसको क्लस्टर्ड सिस्टम कहते हैं। क्लस्टर्ड सिस्टम में क्या होता है कि उसकी शेयरिंग स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इससे हाई अवेलेबिलिटी होती है डाटा की। इसका भी फर्दर डिवाइड किया जाता है एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग होता है जिसमें एक मशीन को स्टैंड बाय मोड पे रखा होता है, यानी ये जिस तरह अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, ये तीन कंप्यूटर्स हैं, तो इनमें से ना दो कंप्यूटर काम कर रहे होंगे, ठीक है, वो डाटा शेयर कर रहे होंगे, वो स्टोरेज डिवाइस से काम कर रहे होंगे। एक जो है स्टैंड बाय मोड पे होगा, यानी अगर इनमें से कोई एक का मसला हो जाता है तो वो इस कंप्यूटर से रिप्लेस हो जाएगा। और जो सिमेट्रिक होता है उसमें ये है कि सारे जो है ना मल्टीपल, ये सारे तीनों के तीनों जो हैं वो एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के टास्क को असाइन कर लेते हैं। यानी अगर एक ख़राब हो गया है तो बाकी दो जो सिस्टम है वो टास्क डिवाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये काम ये मैं कर लेता हूँ, ये काम तुम कर लो, ठीक है। इसके अलावा पैरेललाइजेशन भी की जाती है, और पैरेलल मतलब पैरेलली वो जो है एक दूसरे पैरेलल में काम कर रहे होते हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉक मैनेजर ऐसा होता है कि कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, दो प्रोसेसर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, यानी वो लड़ना ही ना शुरू कर दें कि यार ये तो मेरा काम था तुम कर रहे हो। वो लॉक लगा देते हैं कि अच्छा यार ये मेरा काम है तो मैं कर रहा हूँ, तुम कोई और काम कर लो, ठीक है, यानी प्रोसेस कोई और एग्जीक्यूट कर लो। तो कंप्यूटर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह जब कोई शेयर्ड डाटा यूज़ किया जाता है, यानी अगर इस फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई स्टोरेज डिवाइस के ऊपर कोई आपने वर्ड फाइल ओपन की हुई है और ये सिस्टम जो है उस वर्ड फाइल को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये दूसरा सिस्टम भी उसी वर्ड फाइल को मॉडिफाई करता जाए और वो वर्ड फाइल बेचारी कंफ्यूज हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन सा मैं डाटा इसको अपडेट करूं और किसका डाटा अपडेट ना करूं। तो उसके अलावा उस पर आप लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जिसको एचपीसी कहते हैं। एचपीसी का ये होता है कि आप इससे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है, इससे आपने कोई अगर बड़े सिमुलेशंस वगैरह करनी है तो उसके लिए आपको एचपीसी चाहिए होते हैं। एचपीसी अगर आप खुद परचेज नहीं भी कर सकते तो आप ये कुछ आवर्स के लिए बाय भी कर सकते हैं, यानी आप थोड़ी देर के लिए अगर कहीं एचपीसी सिस्टम्स अवेलेबल हैं तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं कि मुझे 1 घंटे के लिए एचपीसी चाहिए, मैंने कोई सिमुलेशंस रन करनी है। अदरवाइज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एचपीसी अवेलेबल होते हैं। आपको अगर आपको अकाउंट वगैरह उस पर बना देते हैं आपके सिस्टम पे, तो आपका ये जो आर्म सिस्टम है ये क्लाउड की वजह से उस पर चले जाता है एचपीसी पे, तो आपकी जो सिमुलेशन है वो कहीं और सिस्टम पड़ा हुआ है उस पर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट अपने लैपटॉप से या मोबाइल कंप्यूटर से ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है एचपीसी, तो उसके ऊपर हो रही होती हैं।
तो ये क्लस्टर्ड सिस्टम्स का जो है वो एक डायग्राम है कि ये जिस तरह मैंने बताया 3 कंप्यूटर्स आपस में भी कनेक्ट होते हैं और वो एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क को शेयर कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज़ें होती हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होती है और टाइम शेयरिंग होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक प्रोसेस जो है वो एक मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें सिंगल यूज़र जो है वो ये नहीं होता कि एक सिंगल यूज़र ही हर टाइम सीपीयू को यूज़ करता रहता है, बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है ना, मुख्तलिफ टास्क जो हैं वो बारी बारी एग्जीक्यूट होते हैं। यानी एक सेकंड के लिए टास्क 1 हो गया, अगले सेकंड के लिए टास्क 2 हो गया, अगले सेकंड के लिए टास्क 3 हो गया। तो इस तरह मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो उसको करने के लिए जॉब स्केजुलिंग की जाती है। तो जिस जॉब ने एग्जीक्यूट करना होता है वो जो है वो जॉब स्केजुलर होता है वो करता है, मतलब बेसिकली उसे कहते हैं जॉब स्केजुलिंग। अच्छा, इसके बाद टाइम शेयरिंग होता है जिसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। ये भी जो काम है ये सीपीयू स्केजुलर करता है जिसको सीपीयू स्केजुलिंग भी कहते हैं। तो स्केजुलिंग में डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जिस तरह अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट और लीस्ट लेग्जिटी फर्स्ट वगैरह। तो इसके अलावा एक रैम पे जब डाटा लोड होता है, स्वैपिंग का बता रहा हूँ, रैम पे जब डाटा लोड होता है तो रैम की जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है। तो सारे प्रोसेस जो हैं वो जितने भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो सारे रैम पे अपलोड नहीं होते, बल्कि स्वैपिंग होती रहती है। यानी जो जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको रैम से रिमूव कर दिया जाता है। तो बाकी का जो लेक्चर है वो हम फिर अगली लेक्चर में देखेंगे।